हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा। हम एज यूजुअल हम 5-7 मिनट वेट करते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। इन द मीन टाइम आप में से किसी का लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कोशिश करें अपने माइक म्यूट रखें, कैमराज ऑफ रखें जिसका क्वेश्चन हो, और या टैब में जाके रेज हैंड का ऑप्शन होगा वो यूज़ किया करें। तो इंशाल्लाह जिसका जो क्वेश्चन होगा उसका मैं नाम कॉल करूंगा, एंड देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, लास्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी किस्म की, प्लीज डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क। अच्छा जी। हम बात करते हैं आज एम्प्लॉयमेंट इनकम की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हमारा होगा या जो सबसे मेन चीज है कि भाई यूके में टैक्सेशन होती किस बेसिस पे, ठीक है। यूके में टैक्सेशन होती है टैक्स एयर की बेसिस पे, जिस तरह आपको हमारा पाकिस्तान में टैक्स एयर होता है। यूके का जो टैक्स एयर है वो, हम अगर अभी की बात करें तो हम अनलकीली आप लोगों का बैच ऐसे है कि ये सेंटर में आ रहा है कि आपको पिछला भी मुझे टैक्स ईयर बताना पड़ेगा, और जो नया टैक्स ईयर स्टार्ट होगा वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग को मैं पिछला जो टैक्स ईयर हमारा है जो कि एंड हो चुका है, जो कि मैं आपको समझाता हूँ, जो पिछला टैक्स ईयर है हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो जो चेंजेस आई है ना नए टैक्स ईयर में, मैं वो आपको साथ साथ पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि अभी तक हमारा टैक्स ईयर एंड हुआ नहीं है। तो हम एग्जैक्टली अभी सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स ईयर एंड होगा 5 अप्रैल 2025 पे, ठीक है। तो उसमें 2 महीने हैं अभी, ठीक है। तो मैं आप लोग को पिछला साल पढ़ाऊंगा, लेकिन जो जो चीजें चेंजेस आई हुई हैं जो हमें पता है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। बाकी जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं आप लोग को अपडेटेड नोट्स भी शेयर कर लूंगा जो नए टैक्स ईयर के होंगे, ठीक है। वंस टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाता है ना तो मैं वो शेयर बना के ना आप लोग को शेयर कर दूंगा। अभी हम जो टैक्स ईयर यूज कर रहे हैं इसको एचएमआरसी तो बोलता है, टैक्स ईयर, बल्कि 23, हम इसको टैक्स ईयर 23-24 बोलते हैं, और एचएमआरसी जो है ना इसको बोलता है टैक्स ईयर 2023 बोलता है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टैक्स ईयर होगा ना उसको हम बोलेंगे 24/25, और एज पर एचएमआरसी जो है ना वो इसको टैक्स ईयर 24 कहेगा, ठीक है। अब जो डेट्स है ना, 6 अप्रैल 2023 से ये टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट होता है, और ये जाता है 5 अप्रैल 2024 तक हमारे टैक्स ईयर जाता है, ठीक है। और जो हमारा नया टैक्स ईयर होगा जो कि आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल होगा, वो ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा 24 से 5 अप्रैल 25, ठीक है। यूके का टैक्स ईयर जो होता है वो होता है 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 5 अप्रैल पे एंड होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको टैक्स रिटर्न डेडलाइन अगर मैं आपको बताऊं, जो इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन होती है वो अल्लाह भला करे, और दिस टैक्स ईयर वो थी हमारी 31 जनवरी 2025, ठीक है। और इसकी हमारी डेडलाइन होगी 31 जनवरी 2026, ठीक है। तकरीबन 10 महीने का आपके पास टाइम होता है। अब हमारा 5 अप्रैल को ईयर एंड हो जाता है, तो नेक्स्ट 31 जनवरी जो हमारी आती है ये हमारा टैक्स रिटर्न के लिए डेडलाइन होती है फॉर सबमिशन एंड पेमेंट ऑफ योर टैक्स रिटर्न। अच्छा, हम अगर देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम, यार नोट्स मैं वैसे भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा डिटेल में, आप लोगों ने उसको अगर स्टडी करना है बिल्कुल वो करें, मैं आपको काम की चीज उसमें बताता हूँ कि भाई होती क्या है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम एज यूजुअल हम में से मेजोरिटी लोग जॉब ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब जॉब करते हो तो क्या होता है, हमें सैलरीज मिलती हैं, और जब हमें
सैलरीज़ मिलती है तो उसमें से हमसे टैक्स भी डिडक्ट होता है, इधर पाकिस्तान में, ठीक है? तो यूके में भी ऐसा ही सिनेरियो होता है। आपको हर महीने सैलरी मिलती है, उससे टैक्स डिडक्ट होता है और आपको नेट अमाउंट मिलती है और महीने की आपको पे स्लिप मिलती है। इस तरह जब आपका टैक्स ईयर पूरा हो जाता है, मतलब अप्रैल से लेकर मतलब अगर 6 अप्रैल से स्टार्ट करो तो 5 अप्रैल तक जाते हैं। हमें साल हमारा पूरा हो जाता है तो हमें एक टैक्स समरी मिलती है, जिसमें हमारे पूरे साल की इनकम मेंशन होती है और उसमें हमारा जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, वो मेंशन होता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम की, इसमें हमारे पास फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सर मेरे पास एक फॉर्म होता है P60 फॉर्म, एक हमारे पास होता है P11D फॉर्म और एक हमारे पास होता है P45 फॉर्म, ठीक है? हमारे पास 3 किस्म के फॉर्म्स होते हैं। अब P60 फॉर्म क्या होता है? समरी ऑफ एंड इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है? P60 फॉर्म क्या होता है? इसमें आपको पूरे टैक्स ईयर का दिया जाता है कि भई आपका जो भी जिस टैक्स ईयर की, जैसे हम टैक्स ईयर 23 की बात करें, फिर हम टैक्स ईयर 24 की बात करेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है, आपने पूरा साल काम किया, आपकी जितनी ग्रॉस सैलरी थी, वो मेंशन होती है उसके ऊपर और आपसे जितना टैक्स पूरे साल में डिडक्ट हुआ है, उसकी समरी अवेलेबल होती है कि भई इतना टैक्स आपने पे कर चुके हो। इनकम टैक्स तो टैक्स रिटर्न में वो आपका एडजस्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, P11D क्या होता है? एनुअल एनुअल समरी तो नहीं कह सकता हूँ। एनुअल टैक्स एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट, एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर कोई टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपके जिस फॉर्म में मेंशन होती है, वो होती है P11D फॉर्म। अब टैक्सेबल बेनिफिट क्या होता है? जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड है, ये मेरा टैक्सेबल बेनिफिट है। मुझे अगर कंपनी की तरफ से मेरी जॉब की वजह से मुझे गाड़ी प्रोवाइडेड है चलाने के लिए, वो टैक्सेबल बेनिफिट है। अगर मुझे घर दिया गया है रहने के लिए, बेशक वो कंपनी का अपना है या कंपनी ने किराए पे लिया, लेकिन मेरे मुझे फ्री में मिला हुआ है, मेरे लिए टैक्सेबल बेनिफिट है। अगर मुझे मार्केट तो खैर नहीं कहते, कह सकते हो, एचएमआरसी के एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है फॉर लोन, जो कि 2.5% है अभी, हम देखते हैं। 2.5% है, अगर उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे एम्प्लॉयर ने लोन दिया हुआ है, तो वो भी मेरा टैक्सेबल बेनिफिट कहलाया जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर अब मुझे कंपनी का कोई एसेट यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, जिस तरह लैपटॉप है, मुझे पर्सनल यूज़ के लिए दिया हुआ है, ठीक है? वो मेरा टैक्सेबल बेनिफिट है, या कोई और इस तरह प्लांट एंड मशीनरी टाइप है, जो कि मैं पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो भी मेरा टैक्सेबल बेनिफिट है। इन शॉर्ट, आपको सैलरी के अलावा अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइडेड है फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट, वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होता है और उस पे आपने टैक्स पे करना होता है, ठीक है? ये वन ऑफ होता है, पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है और साल के आखिर में आपने टैक्स रिटर्न के साथ ये पे करना होता है, ठीक है? अच्छा, P45 फॉर्म क्या होता है? ठीक है? जिस तरह ये थोड़ा-सा रिज़ेम्बल करता है ऊपर P60 फॉर्म से, एनुअल समरी ऑफ योर सैलरी एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड। बट अगर हम कहते हैं, जिस तरह हमने कहा कि हमारा टैक्स ईयर ये है, ठीक है? 6 अप्रैल 2023 से लेके 5 अप्रैल 2024 है। अब मैं कहता हूँ, मैं टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ, काम कर रहे थे, ठीक है? बीच में जाके कोई 3-4 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने नई जॉब स्टार्ट कर ली, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए लिमिटेड के साथ काम कर रहा था एज़ अ एम्प्लॉयी,
तो मैं कहता हूँ 6 अप्रैल से हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ। मैंने जाके सितंबर में 30 सितंबर को रिज़ाइन दे दिया और मेरी वो जॉब खत्म हो गई और मैंने नेक्स्ट जॉब पे स्विच हो गया। तो जो मेरी ए लिमिटेड कंपनी है, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, उसकी तरफ से मुझे फॉर्म मिलेगा P45 फॉर्म, जिसमें मेंशन होगा कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ लीविंग माय जॉब, जितने भी महीने थे, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने जो मैंने काम किया वहाँ पर, उसकी समरी अवेलेबल होगी ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ए लिमिटेड, और उन्होंने मुझसे कितना टैक्स डिडक्ट किया है, वो अवेलेबल, वो मेंशन होगा। ठीक है? तो अब इसको एम्प्लॉयी लिविंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। अगर मैं इसको एम्प्लॉयी लिविंग सर्टिफिकेट मेंशनिंग मेंशनिंग सैलरी एंड टैक्स डिडक्शन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ लिविंग। ठीक है? टिल डेट ऑफ लिविंग, ये हमारे पास क्या होता है, P45 में मेंशन, मतलब मैं एक करंट जॉब कर रहा था ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, चाहे 1 महीने हुए टैक्स ईयर को, 2 हुए, 3 हुए, या 11 महीने हो गए, 12 हम आखिरी हफ्ते में छोड़ के चला गया हूँ। जब भी मैं जॉब छोड़ूँगा, तो उस टैक्स ईयर के लिए मेरा एम्प्लॉयर HMRC को भी P45 फॉर्म सबमिट करेगा और मुझे भी उसकी एक कॉपी देगा कि भाई फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ योर टिल लास्ट डेट इन दिस कंपनी, आपकी जितनी सैलरी आपने विड्रॉ की है वो मेंशन होगी, और जितना कंपनी ने टैक्स डिडक्ट किया होगा वो भी उसमें मेंशन मेंशन होगा। जी अली साहब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अली साहब। सर ये इसमें ना इशू आ रहा है आपकी, सर ये स्क्रीन थोड़ी जूम कर लें काइंडली। आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से? मैं दोनों से। तो लैपटॉप पे भी छोटा शो हो रहा है। जी लैपटॉप पे भी, वो सर लैपटॉप पे आवाज़ इसकी नहीं ठीक आती ना, तो इसलिए मोबाइल पे क्लियर आवाज़ आती। एक जब आप मोबाइल लेकिन यूज कर रहे हैं और इसका तो मैं यार, नहीं नहीं, लैपटॉप पे सर स्क्रीन तो लैपटॉप पे चल रही है ना। अभी ठीक है। थोड़ा सर और कर लें। यार फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा माजरत के साथ। अब मैं स्क्रीन हाँ, इस, अब क्लियर सर, अब बेहतरीन। अब मैं आपको हर एक चीज दिखाते हुए स्क्रीन उधर ले जाऊंगा। खैर चले, गुजारा चलाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। वो सर बहुत छोटा है, वो नजर ही नहीं आ रहा। तो आप थोड़ी स्क्रीन जूम करें, आपको हो जाएगा सेट। हमारी साइड से जी जूम। सर इस अच्छा अच्छा सर, इसमें ये करे कि जिनको इश्यू आ रहा है ना, ये ऊपर व्यू का बटन लिखा हो, इसके ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लें। देख लें जो अगर आपके पास अख्तर भाई ये जो कह ऊपर रहे हैं, आपके पास जी आप मतलब कि बताइए। जिन्होंने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड की है ना, तो ऊपर राइट साइड के ऊपर लिखा होगा व्यू, उसके आप क्लिक करेंगे, नीचे लिखा होगा फुल स्क्रीन है। उससे आपकी मैक्सिमम स्क्रीन हो जाती है, जैसे यूट्यूब वगैरह पर आप क्लिक करते हैं तो फुल हो जाती है। तो वो जो आपको क्रॉस वाले टिक वगैरह भी नजर नहीं आएगा। चले, जितना सर है वो उस, फुल स्क्रीन करने के बाद ही नजर आ रहा फिर तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट क्लियर आ रहा है, मेरा भी लैपटॉप इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। सर कैसे फुल स्क्रीन करनी है इसकी? ये ऊपर ना व्यू करके लिखा होगा, VIEW, व्यू। इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो नीचे लिखा होगा फुल स्क्रीन, ऑप्शन एक आ रही होगी। एक सेकंड मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ कि कितनी स्क्रीन नजर आती है, देखते हैं। ये मुद्दा तो हम सॉल्व करें ना। है। नहीं नहीं सर, मोबाइल से तो हम कर ही नहीं रहे ना। नहीं, ये जो मोबाइल से कर रहे हैं ना, मैं वैसे चेक करना अच्छा चाहता अच्छा। वैसे सर व्यू ऑप्शंस में जाके अगर इसको 120% कर लेना व्यू तो फिर भी ठीक हो जाता है, मैंने ऐसे किया। हूँ। Recording in progress. हद है।
यार मुझे तो सही नजर आ रहा है, बाकी अब देखते हैं। चल ओके। अच्छा यार, ये 3 फॉर्म्स मैंने आपको अभी जस्ट एक रेफरेंस के लिए बताए हैं। अब ये मैं आपको 3 जो है ना वन बाय वन चेक करवाता हूँ कि फॉर्म होते किस तरह, ये मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर लूंगा, तो आप लोग को जो भी मसला हो तो देख लें। सर ये फॉर्म होता है, आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये फॉर्म जो है ना एचएमआरसी के पास भी जाता है, ठीक है। पेरोल किस तरह होता है, गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयर पेरोल जो रन करता है वो हर महीने पेरोल बनाता है और हर महीने ही गवर्नमेंट को सबमिट करता है एचएमआरसी को, ठीक है। और साल के आखिर में जब टैक्स ईयर आपको पूरा हो जाता है तो आपको एक टैक्स समरी मिलती है, जिस तरह ये फॉर्म है जिसमें आपकी एनुअल इनकम मेंशन होती है और आपका टैक्स डिडक्टेड मेंशन होता है, ठीक है। अब सर ये P60 फॉर टैक्स ईयर अप्रैल 25 तक के, मतलब ये पिछले साल का है, जस्ट फॉर रिकॉर्ड आपको दिखाने के लिए। अब ये जी क्रिस्टिन बेलाजेवा, जो भी है, ही शी है, जो भी है, मेरा ख्याल फीमेल ही है, क्रिस्टीन है, ठीक है। ये इसका नाम आ गया, ये इसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है? ये काइंड ऑफ आपका वर्क परमिट होता है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह यूके जाते हैं और वो कहते हैं यार हमें 20 घंटे अलाउ है, तो वो आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के थ्रू आपको अलाउ होता है कि भैया फुल टाइम काम कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो। ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है, और ये आपका काइंड ऑफ नेशनल, जिस तरह हमारा सीएनआईसी नंबर होता है, ये काइंड ऑफ आपका उस तरह भी ट्रीट किया जाता है। ये आपका फ्रॉम डे फर्स्ट से लेकर आखिर दिन तक सेम एक ही रहता है, चेंज नहीं होता। और अगर मैंने आपके वर्क आवर्स देखने या वो ना, तो ये सारा कुछ मैं इसे कैलकुलेट चेक कर सकता हूँ एज ए एम्प्लॉयर। खैर, ये अगर आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, मतलब आप यूके में लीगली काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये क्रिस्टीन साहिबा जो है, अब यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, इसकी है इन दिस एम्प्लॉयमेंट, ये भी जिस एम्प्लॉयर ने इसको P60 दिया हुआ है, P60 किस एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, यहाँ पे इसके एम्प्लॉयर की डिटेल है, ठीक है। योर एम्प्लॉयर फुल नेम एंड एड्रेस। अब एम्प्लॉयर है हमारा एबी जॉइनरी किचन एंड बेडरूम्स लिमिटेड के नेम से हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक है। ये उसका एड्रेस आ गया विद पोस्ट कोड, और ये हमारे एम्प्लॉयर का पेई रेफरेंस नंबर है। अच्छा, पेई रेफरेंस नंबर क्या होता है? आपका एम्प्लॉयर जो हर महीने पेरोल बनाता है और एचएमआरसी को सबमिट करता है, इसके लिए पेरोल के लिए पहले आपके एम्प्लॉयर ने रजिस्टर होना होता है पेई के लिए, PAYE। पेई स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ठीक है। पे एज यू अर्न पेई कहलाया जाता है। तो पेई के लिए वो पहले एचएमआरसी के साथ खुद को रजिस्टर करता है कि भाई मेरी कंपनी है या सोल ट्रेडर हूं मैं, और मेरे अंडर एम्प्लॉयज हैं जिनका मैं पेरोल मेंटेन करूंगा, तो मैं खुद को पेई के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ। तो जब पेई के लिए आप एम्प्लॉयर जो खुद को रजिस्टर करता है, तो उसको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। रेफरेंस नंबर कह लो या आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये भी हर एम्प्लॉयर का जो भी पेरोल के लिए रजिस्टर करता है एचएमआरसी के साथ खुद को, कंपनी या एज अ सोल ट्रेडर, मींस के मेरे अंडर एम्प्लॉयज हैं या मेरी कंपनी के अंडर एम्प्लॉयज हैं, उनका मैं पेरोल मेंटेन करूंगा और हर महीने सबमिट करूंगा, तब आप एचएमआरसी के पास खुद को रजिस्टर करते हो और आपको ये एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम एम्प्लॉयर पेई रेफरेंस कहते हैं। अच्छा, और ये क्रिस्टीन साहिबा जो एम्प्लॉई हैं, जिसका P60 है, उसकी डिटेल, उसका नाम है और एड्रेस वगैरह मेंशन है, ठीक है। अब क्रिस्टीन साहिबा जो है, इसने पूरा साल जो काम किया है एबी जॉइनरी किचन्स एंड बेडरूम्स के साथ, उसकी कितनी सैलरी थी पूरे साल की? वो थी जनाब 24,185 पाउंड्स एंड 98 पेंस, ठीक है। ये जो छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा है, या ये पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली फिगर। और उससे पूरे साल में टैक्स कितना डिडक्ट हुआ सर? वो है 2,321 पाउंड्स एंड 20 पेंस, ठीक हो गया। ये हमारा समरी होती है
कि भाईजान पूरे साल में कितनी इनकम जनरेट उसको मिली है, क्रॉस इनकम, और उसे कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है, ये चीजें नीचे जो लिखी है ये अभी आपके काम की नहीं है, ये हम जब पेरोल वगैरह साइड पे जाएंगे तभी आपको मैं क्लियर करूंगा। बाय द वे, इस पे इसका आपकी लाइफ में कोई अमल दखल ऐसा नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप एम्प्लॉयर हो और आप खुद ही पेरोल मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपको शायद इसकी जरूरत पड़े, लेकिन इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप पेरोल हमेशा सॉफ्टवेयर पे करते हो और ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर खुद ही करता है। एनी हाउ, राइट नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारा P60 है। अब एनीवन, किसी को इस P60 रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, वो पूछ सकता है। रेज योर हैंड। जी सजाद साहब। सर बेसिकली P60 उस एम्प्लॉय को मिलेगा जो ईयर एंड के ऊपर उस कंपनी में जॉब कंटिन्यू कर रहा है, ऐसे ही है सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब अच्छा, P60 के एक कंफ्यूजन मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। जिस तरह मैं P45 में लिविंग सर्टिफिकेट में जो आप लोग को एग्जांपल में दे रहा था ना, कि एक बंदा ने 6 महीने इस कंपनी में काम किया और फिर वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया। अब जो जो कंपनी वो छोड़ के गया उससे तो इसको P45 मिल जाएगा, लेकिन दूसरी कंपनी के साथ अगर ये ईयर एंड तक रहा, जॉब कर रहा होता ना ईयर एंड तक, तो इसको P60 मिलेगा, जो कि होगा 6 महीनों की। लेकिन चूंकि ये ईयर एंड पे ये बंदा उस न्यू कंपनी के साथ एज ए एम्प्लॉय रजिस्टर्ड था, तो इसको P60 मिलेगा। ठीक है, राइट राइट सर। ओल्ड कंपनी P45 देगी, जो नई कंपनी है वो P60 देगी सर, ऐसे होगा। एग्जैक्टली। इन शॉर्ट, अब जिस कंपनी के साथ ईयर एंड पे एज ए एम्प्लॉय हो गए, वो आपको P60 देगा। और ड्यूरिंग देयर अगर आपने एक जॉब छोड़ी है, दो छोड़ी है, तीन छोड़ी है या 10 छोड़ी है, जितनी जॉब छोड़ेंगे हर एक एम्प्लॉयर आपको P45 देगा। ठीक है। राइट। अच्छा, सेकंड हमने जिक्र किया था प्यारे भाइयों, हमने कहा था P11D क्या चीज होती है। ठीक है, अब P11D पे अगर हम आते हैं, P11D हमने कहा कि भाई एनुअल टैक्सेबल बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, अगर एज ए एम्प्लॉयमेंट आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, अली एंड अख्तर भाई थोड़ा सा वेट करें, हम ये देख लें, फिर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब P11D की अगर हम बात करते हैं सर, P11D हमारे पास ये होता है। ठीक है, P11D एक ही चीज है, उसमें भी वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एम्प्लॉय की डिटेल होती है, एम्प्लॉयर की होती है, और ये उधर P60 में हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम और टैक्स डिडक्टेड अवेलेबल था। यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन होता है कि भाई आपका क्या टैक्सेबल बेनिफिट आपको मिला था और उसकी अमाउंट कितनी थी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो सर ये एम्प्लॉयर का नेम आ रहा है, फ्रीडम फैक्ट्री लिमिटेड के नेम से कंपनी का नेम है एम्प्लॉयर का। ये एम्प्लॉयर का पेई रेफरेंस है जो हमने P60 में डिस्कस किया। ठीक है, ये एम्प्लॉय का नेम आ गया, ये रॉबिन क्लार्क एम्प्लॉय का नेम है। ये वर्क नंबर, अब ये डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज को एक रेफरेंस नंबर हर कंपनी देती है, एम्प्लॉयर ने अगर कोई रेफरेंस नंबर दी, ये वो है। ये हमारे इस एम्प्लॉय का नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया। ये इस बंदे की डेट ऑफ बर्थ आ गई है। ठीक है, अब ये नीचे हमारे पास ABCDEF GHIJKLMN, ये डिफरेंट जो है n तक, ये डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं। इनमें से कोई भी बेनिफिट अगर आपको मिला होगा, उसकी अमाउंट हमें मेंशन होगी किधर, ये जो हमारे पास ये ग्रे हाइलाइटेड बॉक्सेस है ना, यहाँ पे जो अमाउंट मेंशन होगी वो हमारा टैक्सेबल बेनिफिट होगा। बाकी बॉक्सेस जो है ना, वो जस्ट कैलकुलेशन के लिए होते हैं, जो कि आपका पेरोल के थ्रू जो कैलकुलेशन भी होती है। मेन फिगर आपकी ये जो ग्रे टाइप बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इसमें मेंशन होती है कि ये आपकी फाइनल फिगर है और इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अब जिस तरह पहला जो हमारे पास बेनिफिट है कि एसेट ट्रांसफर्ड, कार, प्रॉपर्टी, गुड्स और अदर एसेट, अगर मुझे मेरी जॉब की वजह से कोई गाड़ी पक्की पक्की मिली है, ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर्ड है, ठीक है ना, यूज के लिए नहीं, अगर मुझे दे दी गई है पक्की, या कोई प्रॉपर्टी दी गई, या कोई गुड्स या कोई एसेट अगर मुझे पक्का पक्का दे दिया गया है, तो यहाँ पे उस एसेट की डिस्क्रिप्शन आएगी और उसकी अमाउंट और फ्लैट टाइप का जो भी चीजें होंगी, यहाँ पे आपके पास फाइनल फिगर मेंशन होगी और ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा। तो आपको अगर P60 मिलता है तो आपके लिए काम की चीजें क्या होती है, एक तो जारी बात एम्प्लॉय का नेम आपको चाहिए होता है। अब जारी बात जिसके टैक्स रिटर्न बना रहे होगे वो अपनी ही P60 आपको देगा। ठीक है,
उस P60 में आपको ये एम्प्लॉयमेंट की टोटल अमाउंट चाहिए होगी आपको और टैक्स डिडक्टेड, और सेकेंडली आपको एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस चाहिए, और ये उसका पेयर रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम P11D की बात करते हैं तो एज यूजुअल हमें कंपनी का नेम भी आ गया है, पेयर रेफरेंस भी हो गया है, वही एम्प्लॉय का नेम भी आ गया है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी मिल गया हमें। बाकी उसके बाद जो भी उसको बेनिफिट मिला होगा, बेनिफिट नेम आपको चाहिए होगा, और जो इस ग्रे बॉक्स में वैल्यू लिखी होगी वो मेंशन होगी। अब जिस तरह ये सेकंड बेनिफिट है, पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की कोई पेमेंट थी, किसी-किसी चीज़ की भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन अगर वो इसके एम्प्लॉयर ने पे कर दी ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयी, तो ये भी टैक्सेबल बेनिफिट कहलाया जाता है, ठीक है? और इसकी अमाउंट जो है ना, कि जिस तरह ये आप कह लो, पेमेंट किस चीज़ की हो सकती है, कोई किसी ग्रोसरी शॉपिंग की या कोई चीज़ इसने खरीदनी हो घर के लिए, वो ले ली एम्प्लॉयर के कार्ड से पे करा दी और वो एम्प्लॉयर ने कह दिया ठीक है, सही है। इस तरह के अगर सिनेरियोज़ होते हैं ना, तो वो आपके यहाँ पे फिगर ऐड हो शुरू हो जाती है। अगर वाउचर या क्रेडिट कार्ड आपको दिया गया है, उसकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो जाती है। देखिए, ये जो बॉक्स है ना, जिसमें लिखा होता है कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट, ये बॉक्सेस आपको चाहिए। अब ये फिलहाल ब्लू इस वजह से है क्योंकि ये सारे मिलके आपको यहाँ पे एक बॉक्स में फिर बनाए जाते हैं, ठीक है? सेम गोज़ फॉर अगर आपको लिविंग एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, रहने के लिए जगह दी गई है, चाहे वो कोई अ, फ्लैट दिया गया है या कोई घर या कोई कमरा दिया हुआ है, उसकी जो भी एनुअल वैल्यू बनती है, रेंटल वगैरह जो भी होती है, ये बेनिफिट्स मैं आपको थोड़ा-सा हाइलाइट करके फिर बताऊँगा कि भई ये कैलकुलेशन होती किस तरह है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रियल लाइफ में, लेकिन मैं जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूँगा कि भई ये जो बेनिफिट्स है कैलकुलेट किस तरह होते हैं, ठीक है? ये हो गए। इस तरह अगर माइलेज अलाउंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है? आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो और आप उसके पैसे जो है ना आपके एम्प्लॉयर आपको वापस दे रहा है, ठीक है? तो आपके लिए माइलेज अलाउंस हो जाता है। सेम अब देखिए सारे हमारे पास बॉक्स खाली हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स मेंशन हो गई है, ठीक है? और ये क्या है? कार्स एंड कार फ्यूल। अगर मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे गाड़ी दी गई है या फ्यूल दिया गया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगी और हमें नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही है। अब क्या है? यहाँ पे मेक एंड मॉडल आ गया कि भई कार है 1970 RAV4 PHEV कोरोला की मेरे ख्याल में गाड़ी हुई थी RAV4 प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई है, CO2 ओमिशन आ गई है हमारे पास। CO2 ओमिशन एक ज़रूरी चीज़ है, ये हम टैक्सेबल बेनिफिट्स जब देख पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अप्रूव्ड ज़ीरो इमिशन, खैर ये उस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि भाई वो इलेक्ट्रिक कितने माइल्स चलती है। इंजन साइज़ आ गया है, टाइप ऑफ फ्यूल इसमें कौन सा लगता है, सारा कुछ। डेट कार वाज़ अवेलेबल, गाड़ी इसको मिली किस दिन पे थी, ठीक है? गाड़ी की लिस्ट प्राइस आ गई है, उसके बाद एक्सेसरीज़ वगैरह अगर कुछ लगी होंगी और यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट हमारे पास ये आ गई है। तो हमारे पास लिखा हुआ है टोटल कैश इक्विवेलेंट और रेलेवेंट अमाउंट फॉर ऑल कार्स। अब ये तो एक कार है, अगर दूसरी होती उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी होती। तो यहाँ पे हमें जो टैक्सेबल बेनिफिट बताया जा रहा है वो है 1634 पाउंड्स। ठीक हो गया? मतलब इस एम्प्लॉय को जो रॉबिन क्लार्क साहब है, इसको फ्रीडम फैक्ट्री की तरफ से जो टैक्सेबल बेनिफिट मिला गया है, वो अमाउंट बनती है 1634 पाउंड की। ये हमारी टैक्स रिटर्न में ऐड होगी और इसके ऊपर हमें टैक्स देना होगा, ठीक है? अच्छा, अगर फ्यूल दिया होता तो उसकी अमाउंट क्या लिखी होती है? अब यही ज़ीरो है, मतलब फ्यूल नहीं प्रोवाइडेड, सिर्फ गाड़ी दी गई है चलाने के लिए। अगर वैन दी गई है तो और वैन का फ्यूल है तो वो यहाँ मेंशन होता हमारे लिए। इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट लोन अगर मुझे दिए होते तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होती और उनकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ लिखी होती। प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट या इंश्योरेंस कर दी गई होती तो उसकी अमाउंट यहाँ लिखी होती। क्वालिफाइंग रिलोकेशन एक्सपेंसेस, अगर मुझे जॉब की वजह से रिलोकेट होना पड़ता और मेरे जो रिलोकेशन एक्सपेंसेस है और वो अगर 8,000 पाउंड से एक्सीड करते हैं तो जो अबव अमाउंट है वो मेरे लिए टैक्सेबल हो जाती। तो वो जितनी भी अमाउंट होगी वो यहाँ मेरे पास आ जाएगी। सर्विस सप्लाईज कुछ होती, वो एसेट प्लेस एट एम्प्लॉयर डिस्पोजल, मतलब जितने भी आपके बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपके पास यहाँ पे मेंशन होंगे। अब इसमें बाकी अगर देखें हमारे पास सारे खाली, ये मैं आपको ये फॉर्म्स सेंड भी कर दूंगा, आप लोग डिटेल में देख भी लीजिएगा, ठीक है? तो जो सा आपका बेनिफिट होगा आप देखो, अब सिंपल स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे वैल्यूज नजर आई, मतलब
ये जो ग्रे बॉक्स है, जिस ग्रे बॉक्स में वैल्यूज लिखी हुई है, मीन्स ये आपको बेनिफिट मिला हुआ है। आपको सिंपल स्ट्रेट अवे ये वैल्यू रिक्वायर्ड होती है फॉर टैक्स पर्पस। ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमने जो चीज देखी थी वो था P45 फॉर्म। P45 फॉर्म के बारे में हमने क्या कहा, अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो जिस जो जॉब मैंने छोड़ी होती है उस एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे एक फॉर्म मिलता है जिसको P45 फॉर्म बोलते हैं, लीविंग सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। इस पे भी बाकी फॉर्म्स की तरह बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी लिखी होगी, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स लिखी होती है, नेम, एड्रेस, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है, और जो एम्प्लॉयर है जो जो जिससे जॉब छोड़ी है उसके भी नेम, एड्रेस और उसके एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। और हमें हमारे लिए रेलेवेंट जो अमाउंट क्या चीज़ होती है, अमाउंट होती है कि फ्रॉम स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर टिल डेट ऑफ लीविंग उसने जितनी सैलरी विड्रॉ की है, ग्रॉस सैलरी वो मेंशन होती है, और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ है उससे वो मेंशन होता है। ठीक है। अब P45 फॉर्म अगर हम देखते हैं तो P45 फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। डिटेल ऑफ एम्प्लॉय लिविंग वर्क। ठीक है। अब ये हमारे पास बॉक्स वन में यहाँ पे एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस नंबर आ गया है, ये एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी हमारे पास आ गया, ये नाम आ गया मिसेस मीशम सैंड्रा, सॉरी सैंड्रा मीशम पूरा नाम है इसका। ठीक है। डेट ऑफ लीविंग हमारे पास आ गई 14 मार्च 14 जुलाई 2023 को इसने जॉब छोड़ी है। ठीक है। और ये हमारे पास आ गया इसकी टोटल पे टू डेट। अब अगर इसने जुलाई में जॉब छोड़ी है, ठीक है, तो अगर अली भाई जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अगर एक बंदे ने 14 जुलाई 2023 को जॉब छोड़ी है तो इसकी सैलरी जो है कितने कितने टाइम पीरियड की है? सर जब से टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ होगा फ्रॉम 6 अप्रैल ऑनवर्ड। पूरी डेट बताएं। 6 अप्रैल 2023। यस, 6 अप्रैल 2023 से लेके 14 जुलाई 2023 तक। ठीक हो गया। और ये हमारा मंथ 4 बनता है, टैक्स ईयर का मंथ 4 बनता है। मंथ 4 कैसे बनता है? पहला मंथ हमारा अप्रैल हो गया टैक्स ईयर का, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है। जुलाई हमारा मंथ 4 बनता है टैक्स ईयर का। ठीक है। तो मंथ 4 में इसने जॉब छोड़ी है और 14 जुलाई तक इसकी जितनी सैलरी थी जिसने विड्रॉ की है फ्रॉम, किससे विड्रॉ की है, ये एम्प्लॉय का प्राइवेट एड्रेस हमारे पास आ गया, ये उसका पोस्ट कोड आ गया, और ये हमारे पास एम्प्लॉयर डिटेल्स आ गई। ठीक है। आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड सारे काम कर रहे थे, और ये जनाब उसका एड्रेस आ गया और ये उसका पोस्ट कोड आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। और ये हमारे पास एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ भी मैच है। ठीक हो गया। तो मतलब ये सैंड्रा साहिबा जो है इसने जो जॉब छोड़ी है फ्रॉम आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड से 14 जुलाई 2023 को, तो उसकी सैलरी या जो एम्प्लॉयमेंट इनकम की समरी है वो है 9198 पाउंड्स एंड 6 पेंस, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उससे वो है 1001 पाउंड। क्लियर? अच्छा, अब ये बताएं, इन तीनों फॉर्म्स में किसी को कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। जी अख्तर साहब। अच्छा सर, ये जो मिसाल के तौर पर एक तो ये हो गया इम्प्लाई, मतलब कि किसी ने अगर जॉब छोड़ी है तो वो P45 फॉर्म लगेगा। और अगर कोई मिसाल के तौर पर दो जॉबें कर रहा हो, मिसाल के तौर पर एक उसने मीन रखी है अपनी फुल टाइम जॉब, एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो उसे पार्ट टाइम जॉब में भी कोई मतलब कोई लेटर वगैरह मिलेगा कि सिंपल वो उसे फॉर्म वगैरह उसको मिलेगा कि नहीं? देखो, अगर तो आप उसका लीगली काम कर रहे हो, ठीक है ना, लीगली जी से मुराद ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपने पेरोल पर रजिस्टर्ड कराया हुआ है, HMRC को बताया हुआ है कि भाई अख्तर साहब मेरा एम्प्लॉई है। ठीक है। तब तो जी। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, चाहे वो P11D अगर आपको कोई टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है, P60 भी, और P45 जब आप जॉब छोड़े। लेकिन अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ये चीजें नहीं यानी कि होती। अगर वो मतलब उससे एक ही मतलब मतलब एक ही कंपनी एट अ टाइम P45 45 या 60 मिलेगा।
एट अ टाइम एक मंथ में, मतलब अगर वो काम करेगा एक कंपनी से मिलेगा? देखो, अगर आप एट अ टाइम 2 कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से 8 घंटे एक कंपनी के साथ करें, 8 घंटे दूसरी कंपनी के साथ, या जो भी वर्किंग आवर्स आपके साथ डिसाइड हुए हैं, ठीक है? और दोनों ने जी। आपको अपने पेरोल पे मेंशन किए हुए, तो आपको दोनों कंपनी से अलग-अलग P60 मिलेंगे। लोग होते हैं, मल्टीपल ठीक। जॉब्स होते हैं, मल्टीपल P60s होते हैं, ठीक हो गया। ठीक है? ठीक हो, थैंक यू। और जी, हसन बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर ये P44 जो 45 फॉर्म है, इसमें हमने ये तो देख लिया कि जिस फॉर्म को उसने छोड़ा है, उसने जो उसको सैलरी दी है और उस पर टैक्स है, अगर वो छोड़ने वाली फॉर्म से वो बंदा कोई टैक्सेबल बेनिफिट्स ले रहा था, वो हाँ, कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए P11D फिर मिलेगा ना उसको। वो P11D दोनों के लिए एक जैसा ही होता है? हाँ हाँ, एक ही जैसा होगा। वो P11D होगा कि जब वो छोड़ के गया ना, तब तक के लिए उसके जितने भी टैक्सेबल बेनिफिट मिले होंगे ना फॉर द टैक्स, वो उसमें मेंशन होंगे। अब जिस तरह अगर हम इस P11D की बात करते हैं ना, जो हमारे पास ये बन जी रहा था 1634 पाउंड, फॉर एग्जाम्पल, जी जी। हम कहते हैं कि ये पूरा साल इसने यहाँ पे काम किया तब इतना बेनिफिट बनता है। अगर ये बीच में छोड़ के गया होता तो वो अपोर्शन होता, ऑब्वियसली जितने महीने का बेनिफिट इसने लिया होगा उतने महीने का ही उसको बेनिफिट मिलता। ठीक है। ठीक हो गया सर। और एक एक मेरा छोटा सा सवाल और था कि अगर फर्ज करें वो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, और हाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एज ए बोनस या कुछ भी उस एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स दे देते हैं, हाँ हाँ। उसको हम टैक्स के हिसाब से कैसे ट्रीट करेंगे? देखो, अब वो जो है ना, वो तो रियलाइज्ड गेन तो नहीं है ना। जी जी। देखो, टैक्स आपको किस चीज पे लगता है? रियलाइज्ड गेन पे, रियलाइज्ड बेनिफिट पे मिलता है। ठीक है। अगर आपको शेयर्स ठीक है। मिलते हैं, तो वो कब रियलाइज होंगे? जब आप उन शेयर्स को बेचोगे। ठीक है। तो जब बेचोगे तो तब उस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ठीक हो गया, आप समझ आ गए। ठीक है। क्योंकि जिस ठीक तरह ठीक हमारे ठीक। पाकिस्तान में होता है ना, हम अपनी नेटवर्थ भी शो करते हैं ना, जो हमारे क्या वेल्थ स्टेटमेंट, सॉरी, जो हम बोलते हैं। यूके में ये चोंच जी चलेंगे जी। यूके भाई, जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम थी पूरे टैक्स ईयर में, वो मेंशन करो, उस पर जितना टैक्स देगा वो दो। बाकी तो मिलियनेयर और बिलियनेयर हो, HMRC को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि आपकी इस साल में जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम से जितनी भी अर्निंग हुई उसके ऊपर टैक्स तो पास। ठीक है। ठीक। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा हम वो सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, और हम जरा अपनी ये एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में, हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि ये जो डेमो लेने का सिनेरियो होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, बार बार फिर पूछ रहे होते हैं, इसलिए मैं क्लास में आप लोग के सामने करता हूँ ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग में भी देख सके। ठीक है। इसके लिए हमें जाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल शरीफ पे। गूगल शरीफ पे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी जीमेल आईडी से भी कर सकते हो। ठीक है। आईडी क्रिएट कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल जीमेल आईडीज हैं, पहले एक से कर लो, 30 महीने, सॉरी 30 दिनों का ट्रायल वर्जन होता है, वो खत्म हो जाए फिर दूसरी जीमेल से दोबारा अकाउंट बना लो। या मुझे एक दो बैचेस पहले एक स्टूडेंट ने एक और तरीका बताया था कि सर टेम्पररी ईमेल ले लिया करें। सही है, तो उसे अकाउंट ही बनाना है मैंने, बाकी मुझे चाहिए नहीं होता है कि मुझे हर बार जीमेल आईडी बनानी नहीं पड़ती है। तो मैं आसान तरीका कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ये वो वेबसाइट है कि टेम्प मेल के नाम से टेम्पररी ईमेल आपको मिल जाती है। इसमें इनबॉक्स भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो हम कर लेते हैं, या में मुझे टेम्पररी ईमेल मिल जाएगी, और ये मेरे पास इनबॉक्स वगैरह भी, क्योंकि मुझे इनबॉक्स चाहिए होता है, क्योंकि मैं जब वो सॉफ्टवेयर डेमो लेता हूँ तो मुझे ईमेल भेजता है जिसमें वो लिंक पे क्लिक करना होता है, एंड देन मेरा अकाउंट एक्टिव होता है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हम अब जाते हैं डेमो लेते हैं। डेमो के लिए आपने करना है आईआरएस एलिमेंट डेमो में लिखता हूँ, आईआरएस एलिमेंट डेमो। ये हमारे पास पहली वेबसाइट आ गई। ठीक है। आईरिस एलिमेंट सेस क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नेम से है।
क्या गया भाई? ज्यादा नहीं लग रहा इसका काम करने का आज। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके प्राइसेस भी वैसे कम ही है, लेकिन चलो हम फ्री ट्रायल फिलहाल लेते हैं। और जब आपके पास अपने क्लाइंट 12-15 हो जाए, फिर सॉफ्टवेयर फिर हो जाए, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हम फ्री ट्रायल पे जाते हैं सर। ये हमारे पास सेटअप आ जाता है। अब हम चूंकि एज एन अकाउंटेंट खुद को डेमो ले रहे हैं, तो हम मल्टीपल क्लाइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं 30 डेज के लिए। अच्छा, ईमेल एड्रेस हमसे मांग रहा है। ईमेल एड्रेस हमने टेम्पररी ली है, वो ले ली। फर्स्ट नेम हम कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। बिजनेस नेम हम कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं। बिजनेस साइज हम देख लेते हैं, मीडियम हम कर लेते हैं। बिजनेस टेलीफोन नंबर, उससे मैं यूपी का नंबर डाल देता हूँ। बिजनेस पोस्ट कोड, पोस्ट कोड चाहिए मुझे। अब मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, यूके का कोई भी पोस्ट कोड उठा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एड्रेस ही चाहिए ना, तो मैं इसी कई क्लाइंट को उठा लेता हूँ पोस्ट कोड। या आप कहीं से भी यूके का खुद से कोई एड्रेस पिक कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये किया। फाइंड एड्रेस हम कर लेते हैं, सेलेक्ट एड्रेस यहाँ से कर लेते हैं। कोई भी सेलेक्ट कर लो, बीच में कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमने आपको ईमेल भेज दी है, और ईमेल में लिंक होता है, वो क्लिक करेंगे तब हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अब मैं यहाँ आता हूँ, देखते हैं हमें यहाँ पे ईमेल आ चुकी है मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें मैं देखता हूँ लिंक वाली ईमेल कौन सी है। पहली ईमेल ओपन करते हैं। अ, नहीं, ये तो नहीं। वेलकम टू एलिमेंट्स हो गया। ये एक्टिवेट अकाउंट। ठीक है, वेलकम टू एलिमेंट, ये ईमेल जो आती है ना, यहाँ से आप अकाउंट एक्टिव कर लेते हो। अच्छा, हम बैक टू, आप पासवर्ड हमने सेटअप करना है। ठीक है, पासवर्ड आप सेटअप कर लोगे। हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड, क्या कहते हैं, आजकल सिक्योरिटी भी एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है ना, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। ये आपके पास एक जरूरी चीज है,
यहाँ से हमने मॉड्यूल सेलेक्ट करना है कि हमने किस मॉड्यूल का ट्रायल वर्जन लेना है, ठीक है। अब ये मल्टीपल हमारे पास कंपनी सेक्रेटेरियल, वैट हो गया, आयरिस एलिमेंट फ्री ट्रायल, लेकिन इसमें क्या है, अकाउंट्स टैक्स प्रैक्टिस वगैरह ये सारे डिफरेंट चीजें हमें जो चाहिए इसमें था आयरिस एलिमेंट टैक्स, ठीक है। ये आयरिस एलिमेंट टैक्स, पर्सनल टैक्स, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन टैक्स हम यहाँ से कर सकते हैं। ये 10 पाउंड अ मंथ ही है, लेकिन हम फ्री ट्रायल पे जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से फ्री ट्रायल पे सेलेक्ट करेंगे, ये प्लीज याद रखिए आरएस एलिमेंट टैक्स पे जाना है और नीचे फ्री ट्रायल आपने सेलेक्ट करना। ये करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। अब ये कहता है अपग्रेड करना है, यानी हम अगर डायरेक्ट आरएस एलिमेंट पे ले जाओ, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर इन 30 डेज पर आ भी रहा है, 30 दिन का हमें डेमो मिलेगा। करो इसको। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट हम 23-24 पिछले साल वाली फिलहाल बना लेते हैं, ठीक है। जो खैर डेडलाइन उसकी गुजर गई है, हम नेक्स्ट टैक्स रिटर्न एक और प्रैक्टिस के लिए हम न्यू वाली भी फिर बना लेंगे, ठीक है। ये हम कर लेते हैं, हम रिव्यू ऑल कर लेते हैं इसको। टैक्स रिटर्न हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं बनी हुई, क्योंकि हमने पहले क्लाइंट लिस्ट में हम जाते हैं। अच्छा, क्लाइंट्स ऐड नहीं है बीच में, हम पहले क्लाइंट ऐड कर लेते हैं, ऐड क्लाइंट कर लेते हैं। एक क्लाइंट है हमारा, नॉन क्लाइंट प्रोस्पेक्ट जो भी है, लेकिन हमने क्लाइंट सेलेक्ट करना है। बिजनेस है, ट्रस्ट है, लेकिन हम इंडिविजुअल का करें। क्लाइंट आईडी खुद से एक रेफरेंस नंबर दे दो। टाइटल क्या है उसका, हम मिस्टर मारुवत कर लेते, ठीक है। नाम दे दिया, जेंडर आ गया, अभी मैरिड हो गया, पहले हम सिंगल हुआ करते थे 2 हफ्ते पहले तक। डेट ऑफ बर्थ हम कर लेते 14। अच्छा गैस, आप लोग को मेरी आवाज आ रही? जी सर, आप आ रही है, बीच में रुक गई। सॉरी, इधर लाइट चली गई, मैं अभी न्यू यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे फिलहाल यूपीएस वगैरह का मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। खैर, मैं आप लोग से दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने जल्दी हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया था। अच्छा, अ, ये स्क्रीन क्लियर? सर आपकी आवाज नहीं सब। अगर साहब आपको जरा एक बंदा माइक अनम्यूट करे ना यार, थोड़ा सा बताए जी तो जी कौन। सर। सर अब जी ठीक आ रही है। अच्छा, हम स्क्रीन भी नजर आ रही है अख्तर भाई? जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, अच्छा, हम यहाँ तक पहुँचा देते, डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। अच्छा, कंट्री ऑफ रेजिडेंस हम यूनाइटेड किंगडम में रहते सर। पोस्ट कोड दोबारा हम वही डाल देते हैं, ठीक है, ये कर सर सकते आवाज ब्रेक हो रही है। हैं, ठीक है।
ब्रिटिश यार, एक सेकंड यार। अच्छा, अभी कुछ बेहतर हुआ? सॉरी यार, अब मैंने मोबाइल डाटा कनेक्ट किया हुआ है फिलहाल। आई होप कुछ गुजारा हो रहा होगा। नहीं सर, अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा अख्तर भाई, आप माइक एंड म्यूट ही रखें ताकि अगर कोई इशू हो तो ताकि आप बताएं मुझे, ठीक है? आप साथ ही रहिएगा। जी सर। अच्छा, हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल ली। यहाँ से हम इसको सेव एंड व्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? जी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये कहते हैं वांटिंग टू स्टार्ट योर टैक्स रिटर्न। हम कहते हैं जी बिल्कुल, हम कंटेंट भी कर सकते हैं या डैशबोर्ड पे जाकर हम क्रिएट न्यू टैक्स रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट वहाँ ले जाएगा, ठीक है? अ, ले जाओ ना यार, चलो ले जा, कोई मसला नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। ये पर्सनल टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू टैक्स रिटर्न हम कर लेते हैं, ठीक है? हम ये टैक्स 24 की टैक्स रिटर्न ही बनाते हैं। आज जो हमारे टैक्स रिटर्न का फॉर्म नंबर होता है उसको ऐसे 100 फॉर्म कहते हैं, इसको ये रहने दें आप। सर इसको आवाज ब्रेक सिंपली हो रही है ऐसे बीच में। क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? यार थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर एडजस्ट हो सकता है, कहीं समझ ना आए तो आप देखें। बाय द वे, बोलने से बेहतर ज्यादा आप थोड़ा सा देखें। मैं कोशिश यही कर सकता हूँ, जी सर। मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट, तो सॉरी थोड़ा मिसहैप टाइप हो गया। जी सर। अच्छा, ये हमारे पास टैक्स रिटर्न एम्प्टी है फिलहाल, ठीक है? डेटा इनपुट हमारे पास सेक्शन आ गया है। टैक्स कैलकुलेशन का ये हमारे पास सेक्शन आ जाता है, ठीक है? हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? ये हमारी टैक्स रिटर्न यहाँ बन रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी टैक्स रिटर्न अभी एम्प्टी है, हमने इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है, डेटा डालना है, ठीक है? अब डेटा इनपुट पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऐड अ न्यू सेक्शन, ठीक है? अब ऐड अ न्यू सेक्शन में हम जब जाते हैं तो हमारे पास सर हमने फिलहाल डालनी है एम्प्लॉयमेंट इनकम, राइट? तो ये हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉयमेंट इनकम। हम एम्प्लॉयमेंट इनकम ऐड कर लेते हैं बीच में। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई एम्प्लॉयर नेम आप बता दो। तो जैसे अगर हम कहते हैं यार एबीसी लिमिटेड, हमारे पास कंपनी थी, एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस, हम P60 इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं यार, ठीक है? ये हम इसका पूरा नाम यहाँ लिखेंगे एबीसी की जगह। हम यहाँ से कॉपी करके एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस हमने लिख दिया। अगर ना भी हो डजंट मैटर, क्योंकि हमें स्टैटिक वाले जो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट या सीज, इसके इज दिस एम्प्लॉय कंपनी डायरेक्टर, अगर ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर होगा हमें ये बॉक्स टिक करना होगा। अच्छा, आपको सिंपली यहाँ पे दो चीजें ये लिखनी होगी। ये इनकम पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट बिफोर टैक्स टेकन ऑफ, ठीक है? मतलब ग्रॉस इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ग्रॉस इनकम कितनी है हमारे पास? वो है, अल्लाह आपका भला करे, 24,185 हमारे पास इनकम है एंड 98 पेंस। ये आ गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूके टैक्स टेकन ऑफ, ठीक है? यूके टैक्स टेकन ऑफ कितना है हमारा? वो है, अल्लाह आपका भला करे, ये हमने कर लिया। इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस कर लेंगे। कोई भी चीज चेंज करने के बाद आपने सेव चेंजेस लाजमी करनी है। अब देखिए हमारे पास डाटा इनपुट में एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एबीसी लिमिटेड आ गई है, पे एंड बेनिफिट्स 24,185 पाउंड, और पेई हमने पे किया 2,321 पाउंड। अब हम अगर जाते हैं टैक्स कैलकुलेशन में, तो सर ये देखें हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे हमारी बन गई है, ठीक है?
ऑटोमेटिकली खुद ही सारा कुछ, और हमें रेट वगैरह नहीं लगाने की जरूरत, खुद ही सब कुछ करेगा। पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस इनकम हमारे पास आ गई है 24,185 £। ये हमारी टोटल इनकम आ गई है, माइनस पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस उसने खुद ही पिक किया है, हमने कहीं से नहीं डाला, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ खुद ही करता है। पर्सनल अलाउंस आ गया 24,000, उसमें से पर्सनल अलाउंस लेस हुआ, हमारी इनकम हो गई 11,615 £। अच्छा, अब इसके बाद नीचे उस पर टैक्स रेट्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक रेट में आप फॉलो करें, क्योंकि 37,700 से हमारी इनकम कम है, तो उस पर इसने 20% टैक्स लगाए, हमारी ये टोटल टैक्स टैक्स लाइबिलिटी बनी, ठीक है, £2,323। और नीचे ये आपको नजर आ रहा होगा माइनस टैक्स डिडक्शन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट, यू गिव पेंशन और स्टेट बेनिफिट्स। मतलब आपसे जितना टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने टैक्स ऑलरेडी इतना पे किया हुआ था और हमारी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनी थी, तो हमारा टोटल इनकम टैक्स ड्यू जो बन रहा है वो है 1.8 पाउंड्स का टैक्स बन रहा है हमारा, ठीक है। अख्तर भाई क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब मैं पहले कोशिश करता हूँ, मैं सारी चीजें पहले इनपुट कर देता हूँ, फिर आप लोग के क्वेश्चंस में लेता हूँ। अच्छा, जी सर। ये तो हमने डाली यहाँ अब तक इनकम। हम अब डालते हैं इसमें P11D। हम कहते हैं कि जहाँ से हम ये जॉब कर रहे थे ना अख्तर भाई, ये एबीसी लिमिटेड, वो जी जो हमें टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है ना, वो हम कह रहे हैं वो भी इसी कंपनी से ही हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टैक्सेबल बेनिफिट जो हमें मिल रहा था वो तो सर कार बेनिफिट हमें मिल रहा था, ऐसे ही है सर। और जी सर। वो हमारे पास 1,634 की हमें टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा था। तो हम क्या करेंगे, वापस डेटा इनपुट में जाएंगे। अब हम ये एज्यूम करें कि हम जहां से हमने ये सैलरी ली है ना, इसी से मुझे ये टैक्सेबल बेनिफिट भी मिल रहा था, ठीक है, जहाँ पे मैंने एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह डाली थी। मैं इसमें जाके नीचे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखो, दिस अमाउंट विल बी ऑन फॉर्म P11D फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। आपको जो P11D प्रोवाइडेड है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। अभी देखिए, कंपनी कार आ गया, फ्यूल फॉर कंपनी कार, कंपनी वैन हो गया, फ्यूल फॉर कंपनी वैन, ट्रैवल सबसिस्टेंस, एंटरटेनिंग, प्राइवेट मेडिकल, टेलीफोन, प्रोफेशनल फी, वाउचर, क्रेडिट कार्ड एंड सो ऑन, जितने भी हैं वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। तो अख्तर भाई हमें कौन सा बेनिफिट मिला है? हमें कार का मिला है। तो आपको नहीं लगता हमें वो अमाउंट इधर लिखनी चाहिए, कार बेनिफिट में? हाँ जी। और ठीक है, जी। कंपनी कार मिली है और कार का बेनिफिट हमारा जो इस साल का बनता है वो है £1,634। ये हमने डाली, इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम अगर दोबारा टैक्स कैलकुलेशन में जाएंगे तो कुछ सिनेरियो डिफरेंट हुआ होगा, क्योंकि हमने टैक्सेबल बेनिफिट पे तो टैक्स नहीं पे किया हुआ ना। ये देखें, जी। अब क्या हो गया, पे फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, जितनी भी मेरी एम्प्लॉयमेंट्स थी हमने फिलहाल एक ही डाली है, तो हमारी एक एम्प्लॉयमेंट है। हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम इतनी होगी, और बेनिफिट एंड एक्सपेंसेस रिसीव्ड कितने हैं, £1,634 के, ठीक हो गया। ये दोनों मिला के मेरी टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट इनकम जो बनी है वो बनी है £25,819, ठीक हो गया। इसमें से एज यूजुअल हमारा पर्सनल अलाउंस लेस हो गया, 25,819 में से पर्सनल अलाउंस गया तो मेरी टोटल इनकम हो गई £13,249। अगेन मैं स्टिल बेसिक रेट टैक्स पेयर हूँ, और उस पे मेरी 20% टैक्स लगा, जो कि बना £2,649, ठीक है। अब मेरी एम्प्लॉयमेंट पे मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ, वो कितना था, £2,321 का। जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है, लेकिन राउटर को ऑन होने में 2 मिनट लगेंगे। मुझे स्क्रीन थोड़ा सा, शायद स्क्रीन शेयर मुझे दोबारा करनी पड़े, एक सेकंड। एनी हाउ, आप लोग को नजर आ रही है स्क्रीन अख्तर भाई? सर वो आपकी वॉलपेपर नजर आ रहा है जो सिस्टम का शायद। अब मैं करता हूँ, इसे दोबारा रीशेयर करता हूँ।
अभी सही हुआ? जी सर, अब सही है। ओके। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमारी ये एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई थी, ये हमारा टैक्सेबल बेनिफिट हो गया था। हमारी टोटल इनकम बनी थी 25,819 पाउंड। उसमें से हमारा पर्सनल अलाउंस गया। पर्सनल अलाउंस गया तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम जो बनी है, जिसपे हमारा टैक्स लगना है, वो 13,249 पाउंड हो गई। वो स्टिल 37,700 से कम है। मीन्स हम बेसिक रेट टैक्स पेयर है, जिसपे 20% हमारा टैक्स लगा। हमारा टोटल टैक्स बना 2,649 पाउंड एंड 80 पेंस। अच्छा, अब हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम पे ऑलरेडी कुछ टैक्स पे किया हुआ था, जो था 2,321 पाउंड एंड 20 पेंस। अब मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी से टैक्स ऑलरेडी पेड लेस कराया, तो मेरे पास टोटल इनकम टैक्स ड्यू कितना बना? 328 पाउंड एंड 60 पेंस। आर वी क्लियर? अ, जी सर। अच्छा सर, इसमें अब ये जो बेनिफिट मिला इसने टोटली हमारी ये इनकम अकाउंट कर दिया। तो ये तो फिर ये जो बेनिफिट ये क्लेम तो वही करेगा ना, मतलब कि कंपनी वाला जिसने हमें दिए है, हमारी इनकम होगी और उसके वो मैं एक्सपेंस में होगा। जी। जी ठीक। अब हमें तो काइंड ऑफ इनकम ही है ना। अब देखो, अगर आपको कंपनी कार ना दी गई होती तो आप जारी बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपने ट्रांसपोर्ट यूज करते। जी जी ठीक है, तो है तो आपके लिए बेनिफिट ही ना ये। ठीक, यानी कि हमारे लिए बेनिफिट होगा, कंपनी के लिए एक्सपेंस होगा। तो वो एज एक्सपेंस शो कराएगा। ये 1,600 जो था 34 पाउंड, और आपके लिए इनकम है, तो आप इनकम पे टैक्स देते हो। ठीक है। अच्छा, जी हम कहते हैं कि यार, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम है और हमारा टैक्सेबल बेनिफिट है, हम कहते हैं कि जो P45 था ना, वो हम एक जॉब छोड़ी थी, फिर उसके बाद हमने जॉब स्टार्ट की थी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं, हमारा P45 फॉर्म था, ठीक है, जो कि हमें मिला था आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड से। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हम इसको भी बीच में ले आते हैं। इसको अगर हम बीच में लाते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा डेटा इनपुट पे जाना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि दूसरी एम्प्लॉयमेंट इनकम से था, तो हमें एक न्यू सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। वो है हमारे पास, दोबारा एक एम्प्लॉयमेंट इनकम क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयर नेम था हमारे पास आर्क एच, आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड के नेम से था। एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस हम डाल देते हैं। एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस किधर गई? यार किधर गई एम्प्लॉयर पे ये रेफरेंस? ये 419 और A836। ठीक है, 419 स्टार्ट में आएगा हमारे पास। हम कर लेंगे 419 ये हमारे पे ये रेफरेंस आ गया। डेट एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, ये हमारा जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, क्या डेट थी हमारी? 14 जुलाई 2023। ठीक है, हम लिखते हैं 14 जुलाई 2023 से हमने एम्प्लॉयमेंट सीज डाल दी है। ठीक है, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट सीज भी हमने डाल दी। अब हमने यहाँ पे लिखना है पे फ्रॉम दिस एम्प्लॉयमेंट। अब हमारी इनकम कितनी थी? इसको मैं जो हूँ ना अपने इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। हमारी इनकम थी 9,198 पाउंड। और टैक्स डिडक्टेड कितना था हमारे पास? 1001। 1001। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1001। ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास दो एम्प्लॉयमेंट इनकम आ गई है। एक एबीसी लिमिटेड, जो हमारी ऑनगोइंग जॉब है, जो चल रही है, जिससे हमें टैक्सेबल बेनिफिट भी मिला है। और हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट इनकम दूसरे हमने डाली, जो हमारी सीज हो चुकी है। ठीक है, इसका हम टैक्स कैलकुलेशन में जाते हैं। टैक्स कैलकुलेशन में अगर अभी हम देखें, तो दोनों एम्प्लॉयमेंट को इसने ऐड कर लिया। ठीक हो गया सर? जो एबीसी लिमिटेड से हमने ली है, और जो आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड, क्योंकि थी तो वो भी हमारी सैलरी। ठीक है, उन दोनों को ऐड कर लिया इसने। जी बेनिफिट्स वही हमारा टैक्सेबल बेनिफिट ये हो गया। अब हमारी इनकम हो गई 35,017 पाउंड। उसमें से अगेन परसेंट लॉस मेरा लेस हुआ। मेरी टोटल इनकम जो बनी है वो 22,047 पाउंड बनी है।
अगेन स्टिल हम बेसिकली टैक्स पे रहे बिकॉज मेरी टोटल नेट इनकम इज लेस देन £37,700। 20% टैक्स लगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी £4,489 एंड 40 अगेन मेरा वो इनकम टैक्स डबल हो गया। टैक्स अकाउंट डबल हो, 1001 पाउंड वो जो जॉब मैंने छोड़ी वो हो गया, और इंक्रीज हो। 2300 समथिंग वो दूसरी जॉब से था, तो दोनों ऐड होके बने 3322 पाउंड। अगेन लेस हुआ, तो मेरा अभी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी बन रही है जो कि मैंने HMRC को पे करनी है वो है 1167 पाउंड और 20 पेंस। ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, अब मैं आप लोग को टैक्स रिटर्न भी दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। ये मैं अगर नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ टैक्स रिटर्न पे, तो ये मेरे पास मेरी टैक्स रिटर्न आ गई है। इसको मैं डाउनलोड करके आपको रीड आउट करा के बता दूँ, ठीक है। अच्छा, अब यूटीआर नंबर मैंने फिलहाल नहीं लिखा हुआ। यूटीआर नंबर क्या होता है, जिस तरह हमारा एनटीएन नंबर होता है पाकिस्तान में, यूके में हर बंदे का टैक्स के लिए जब रजिस्टर होता है उसको एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं यूटीआर, एंड दैट स्टैंड्स फॉर यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर, ठीक है। NINO क्या चीज है, ये होता है हमारा नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक हो गया। जो NI नंबर जो मैं आपको P60 और P11D वगैरह पे आपको बता रहा था, ये वाला जो हमारे पास ये एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस नंबर ये हो गया था, या P11D पे जो हम यहाँ पे देख रहे थे ये NI नंबर, ठीक है। ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है हमारा, ठीक है। ये आती है, यहाँ पे हमारा पूरा एड्रेस आता है, अभी एड्रेस हमने पूरा लिखा नहीं है चूंकि यहाँ पे HMRC का ऑफिस एड्रेस आता है। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई, आ गया। और ये हमारा फोन नंबर आ जाता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे भी डिस्प्ले होता है। योर नेम एंड एड्रेस यहाँ पे, अगर आपने दूसरा एड्रेस अगर चेंज किया तो वो डेट ऑफ चेंज की यहाँ पे डेट आ जाती है। व्हाट मेक्स योर टैक्स रिटर्न, आपके टैक्स रिटर्न में है क्या क्या चीज, ये एक किस्म का टॉप कंटेंट पेज है आपके पास। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम क्या कह रहा है, क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है या नहीं, तो हमारे यस क्लिक है और लिखा हुआ भी है टू, क्योंकि हमने दो एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट की हुई है अपने टैक्स रिटर्न में। क्या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, नो, क्योंकि अभी तक हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डाली नहीं है बीच में। क्या कोई पार्टनरशिप है, हमने कहा नो, क्योंकि डाली नहीं है। कोई यूके प्रॉपर्टी है, नो, क्योंकि हमने डाली नहीं है। कोई फॉरेन इनकम है, नो, क्योंकि हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली, सिर्फ ट्रस्ट, कैपिटल गेन्स, रेजिडेंस वगैरह, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सारा कुछ। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज हो गया। ये हमारे अगर डिविडेंड वगैरह में मिले होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। यूके अगर पेंशन मुझे मिली होती है क्या होती है, ये हम एक एक चीजें डालते जाएंगे और हमारी टैक्स रिटर्न में ऐड होती जाएगी। फिलहाल मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। अच्छा, अदर यू की इनकम, अगर कोई ऐसे इनकम जो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई किधर डालूं, तो आप उसको अदर इनकम में डाल देते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाती है। पेंशन स्कीम, अगर आपको इधर चैरिटेबल गिविंग्स अगर आपने दी, गिफ्टेड डोनेशंस दी, वो यहाँ आ जाती है। प्लान पर्सन अलाउंस आ गया, स्टूडेंट लोन वगैरह अगर कोई मिला हो, हाई चाइल्ड बेनिफिट वगैरह वो यहाँ आ जाता है। मैरिज अलाउंस एक चीज होती है। ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा, लेकिन साथ साथ अभी ऑन द स्पॉट सारी नहीं है। अच्छा, फिनिशिंग योर टैक्स रिटर्न ईच एंड एवरीथिंग, ये अगर आपने टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है, आपका रिफंड बन रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी नेम, बैंक डिटेल वगैरह सारा कुछ डाल देते हो ताकि आपको HMRC उस अकाउंट में रिफंड कर दे, ठीक है। टैक्स एडवाइजर अगर आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू करा रहे हो तो यहाँ पे आपके अकाउंटेंट की डिटेल आ जाती है, ठीक है। और अगर आप कोई नोट्स वगैरह आप टाइपिंग वगैरह करते हो, नोट्स वगैरह लिखते हो जो HMRC को आप बताना चाहते हो, तो वो सारे यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हो गया आपका टैक्स रिटर्न का बेसिक फॉर्मेट। अब इसके बाद आप जो जो इनकम बीच में ऐड करते हैं ना, उसके नीचे सप्लीमेंट्री पेज लगता जाता है। अब हमने अभी तक अख्तर भाई क्या कि वो हमने दो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, दो एम्प्लॉयमेंट इनकम्स डाली है, ठीक जी है। सर। एक लिमिटेड और एक हमारा वो आर्क एच हैंडलिंग लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों एम्प्लॉयमेंट का अलग से सप्लीमेंट्री पेज होगा और उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे थे कि मतलब एक अकाउंटेंट का इधर उसका डाटा लिखा होगा एंड पर जिसने आपका टैक्स प्रिपेयर किया है, तो हम तो मतलब हाँ, अकाउंटेंट नहीं होगे तो हम नहीं, नहीं, अगर नहीं। किसी का मैं आपको बताता हूँ, ये उस सिनेरियो में होता है अगर आप किसी फर्म के थ्रू करा रहे हो, ठीक है। ये वो जी
क्योंकि वो जो होता है ना, अकाउंटेंट जो होता है ना, वो अपनी एजेंट आईडी से आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, दैट्स वाई उसको अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। हम तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब टैक्स रिटर्न किसी के लिए बनाते हैं, तो हम तो एज अ क्लाइंट बन के रजिस्टर कराते हैं, उसी की अगर लॉगिन डिटेल यूज करते हैं, तो लिहाजा हमारे लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमारे पास पहली एम्प्लॉयमेंट इनकम जो थी ना, जिससे हमें 24,000 हमारी इनकम आई थी, इतना हमने टैक्स पे किया हुआ था, ये हमारा एम्प्लॉयर का पे रेफरेंस आ गया था, और हमारे एम्प्लॉयर का नेम था एबीसी लिमिटेड। और हमें बेनिफिट भी मिला था, कौन सा? कंपनी कार एंड वैन का, ठीक है। कंपनी कार से हमें इतना बेनिफिट मिला था, ठीक है। ये है कि हमारी सेकंड एम्प्लॉयमेंट आ गई है, जिससे हमें क्या मिला था? इतनी अमाउंट मिली थी, इतना हमने टैक्स पे किया था, ये हमारा एम्प्लॉयर पे रेफरेंस था, ये हमारी कंपनी का नेम था, और हमारी कोई बेनिफिट हमें इस कंपनी से नहीं मिला था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमारी टोटल, ये हमारे पास टैक्स समरी टैक्स कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है, ये 1167 पाउंड, ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। ये टैक्स हमने पे करना है एचएमआरसी को। जी सर। अब बताएं, मैं ये टैक्स रिटर्न डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैं आप लोग को भेज भी देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो, ताकि आप लोग पढ़ सको। ये मैं ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, टैक्स रिटर्न जो पेड वाला ग्रुप है उसमें शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी। अब जिस जिसको जो क्वेश्चन है, प्लीज रेज हैंड करते जाए, मैं एक एक का क्वेश्चन लेता रहूंगा। जी सनी सजाद साहब। जी सर, पहला मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हम फॉर्म फिल करें, अगर ये जिस तरह इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, उससे अंदाजा होता है कि अगर कोई कंपनी होगी उसके लिए भी फॉर्म यही होगा जिस तरह ये, मतलब टैक्स रिटर्न फॉर्म एक जैसा ही होता है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे कंपनी है? ये देखो, हम फिलहाल इंडिविजुअल देख रहे हैं, इंडिविजुअल टेस्ट करेक्ट, कंपनीज का डिफरेंट हिसाब किताब है, ठीक है। वो जब हम कंपनी, ओके ओके। तब उसके टैक्स रिटर्न हम देंगे कि कंपनीज की कैसी, ठीक है। वो टोटली डिफरेंट चीज है। अच्छा सर, एक्चुअली डेटा इनपुट में एक वो क्वेश्चन से लिखा हुआ था कि उसके आगे चेक बॉक्स बना था, इज इट अ क्लोज कंपनी या कुछ, तो उस हवाले से मुझे लग रहा था कि शायद ये क्या एक ही है, ये फर्क है। वो क्लोज कंपनी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो अब वो तो आपसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना, कि भाई क्या आप डायरेक्टर थे या आपकी क्लोज कंपनी थी। क्लोज कंपनी की अच्छा। जितनी मुझे अभी माइंड में याद आ रही है कि आपके लेस देन 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए बीच में, और ओके उसकी दो तीन ओके। कंडीशन है, वो जब हम कंपनी से इजीली देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ओके सर, ओके ओके। थैंक यू सर। अच्छा, ये हमारे पास एक और रेज हैंड था सैमसंग के नेम से, आई डोंट नो आपका नेम क्या है, प्लीज आप अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर आपका नाम? सर मोहम्मद ताहिर खान एडवोकेट हूँ मैं। सर ये एक क्वेश्चन है सर, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में पीएसआईडी जनरेट करते हैं जितना टैक्स पेएबल होता है, तो सर यहाँ यूके में सर उसका क्या यानी तरीकाकार है जी, जो टैक्स पेएबल है जी? अच्छा, टैक्स थैंक पे यू। कैसे करना होता है, अब ये पूछ रहे हैं। जी सर, जो टैक्स पेएबल होता है वो किस तरह से उसका जी? मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। थैंक यू। सर आप साथ ही रहिएगा, आप सिंपल लिखते हो, बैंक डिटेल, ये आपने लिखा, ठीक है। पे योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स बिल, दो, अच्छा सर, कैसा है? इनकी दो बैंक अकाउंट्स हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इनके ये दो बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड है, अकाउंट नंबर है, और अकाउंट नेम कम्बरलैंड एग्नोल्ड, और ये शिपलिंग एचमआरसी शिपलिंग, दो इनके अकाउंट्स हैं। आप इनमें वो पैसे ट्रांसफर कर देते हो, लेकिन आप अपने पोर्टल पे आप पहले टैक्स रिटर्न, जारी बात है, पहले से अपने टैक्स रिटर्न जमा कराते हो, वहाँ पे आपको एक पेमेंट रेफरेंस भी मिल जाता है, कि आप ये पेमेंट रेफरेंस आप डालें जब ट्रांजैक्शन करें। अगर आप वो ना भी दें, डजेंट मैटर, आप सिर्फ उतने पैसे इस अकाउंट में भेज देते हो, एचएमआरसी वो कर ले, लेकिन पेमेंट रेफरेंस बेहतर होता है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे अच्छा है, वही होता है, आप अपने पोर्टल पे जाते हो, वो टैक्स पे करना जारी बात है, क्लाइंट का अपना काम होता है, वो आपका हेडेक नहीं होता है। वो अपने पोर्टल पे जाएगा, वही पोर्टल से आता है पे योर टैक्स बिल, ठीक, वो क्लिक करता है, वो डायरेक्ट वो आपके क्या कहते हैं ना, वो जिस तरह ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, वो इस तरह ऑप्शन ले आता है, वो जाके अपनी बैंक डिटेल डाल लेता है और उसके अकाउंट से पैसे काट लेता है, ठीक। तो सर ये पेमेंट करना नॉर्मली क्लाइंट का हेडेक होता है, हमारा नहीं है।
जी अच्छा सर, ये जो पेमेंट क्लाइंट करेगा वो कार्ड के थ्रू करेगा कि अख्तर भाई, ऐसे ऐसे नहीं होता। प्लीज रेज हैंड करेंगे, देन हम ताहिर भाई के साथ लगे हुए हैं, तो उनको पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। जी ताहिर भाई, आपका क्लियर है यहाँ तक? सर सर इसमें ये है कि सर जो क्लाइंट है उसका कोई अपना पोर्टल अलहदा भी होता है, या वो इसी पोर्टल की बात कर रहे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं? सॉरी नहीं नहीं, ये तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है ना, सर। ये तो हम यूज कर रहे हैं ना, ठीक है ना। सर अब जिस पर आपका एफबीआर के पास अपना लॉगिन डिटेल होती है ना, जिसमें आपकी टैक्स रिटर्न की डिटेल वगैरह होती है, सर ठीक है। इस तरह HMRC पे हर बंदे का एक अकाउंट होता है, वहाँ पे टैक्स रिटर्न उसकी जमा होती है और वहीं से वो पेमेंट करता है, ठीक। सर थैंक यू सर। और जी अली भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसमें हमने जो बेनिफिट्स का पढ़ा था कि कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें हाँ, जो बेनिफिट्स के ऊपर टैक्स आएगा वो एम्प्लॉय पे कर रहा होगा उसके ऊपर। एम्प्लॉय पे करेगा ना, उसके लिए टैक्सेबल बेनिफिट है। अब आप पाकिस्तान में अगर जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी प्रोवाइडेड है, तो उस पर आप टैक्स पे करते हो ना, टैक्सेबल बेनिफिट होता है आपका। ठीक ठीक। तो ये कंपनी उसके ऊपर नहीं टैक्स पे करेगी? तो कंपनी का अपना उस पर टैक्स होता है, अपना कंपनी जो है ना अपना गम रोती है और आप अपना गम रोगे। आपके लिए चूंकि बेनिफिट है, तो इसलिए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और कंपनीज का अलग से एक नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स उससे पे करना होता है कंपनीज को, वो कंपनीज वो पे करती है उस पे, ठीक है। वो लेकिन जब सर आप इसमें जो जी, जी सर, सर इसमें जो एक्सपेंसेस की मद में आते हैं पैसे, लाइक कंपनी पे करती है आपको, फ्यूल का पे कर देती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जिसको हम कह सकते हैं, वो तो हाँ, एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं आएगा। अब देखो वो मैं नेक्स्ट क्लास में हम जब बेनिफिट्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस में आपको बताऊंगा ना। अब HMRC के मुताबिक ये है कि पर माइल आपको 0.45 दिए जाए, ठीक है। अगर आपकी ठीक कंपनी आपको उससे ज्यादा पे करे, तो तब आपके लिए टैक्सेबल बेनिफिट बन जाता है वो, ठीक। ठीक है। गॉट अगर इट वो सर। 0.45 पाउंड्स पर माइल दे रही, देन इट्स ओके, एग्जेम्प्ट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और सर इसमें लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये अभी भाई ने एक ने मेंशन किया था कि जो जिसमें आपने रिस्पॉन्ड किया कि जो आप टैक्स फाइल करेंगे तो एम्प्लॉय का अपना एक अकाउंट होगा HMRC के साथ, जी ठीक। जी। उसमें सर वो इंडिविजुअल्स का भी होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली इंडिविजुअल्स तो ये टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आते ही नहीं, मतलब वो तो कंपनी खुद ही इटसेल्फ वो देखती है उनके टैक्स के मामला सारे, तो वो जब कंपनीज का वहाँ। नहीं नहीं नहीं, जी। देखो यहाँ पे कंपनीज, आप जहाँ जॉब कर रहे हो उसका कोई सरोकार ही नहीं है। आप टैक्स जमा करा रहे हो नहीं करा रहे हो, रिटर्न जमा करा ये नहीं करे, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स रिटर्न जमा कराना हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी है। हर बंदा अपने टैक्स रिटर्न खुद ही जमा कराएगा और वो उसके लिए लायबल भी खुद ही। कंपनीज का कोई लेना देना नहीं, आपके एम्प्लॉयर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। सर यहाँ पे इंडिविजुअल्स रिटर्न सबमिट करवाते ही नहीं है, मतलब शायद आपकी हो वहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह तो, लेकिन यहाँ पे ऐसे होता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पे स्लिप आती है उस पे ऑलरेडी डिडक्शन हुई होती है, NI भी डिडक्ट हुई होती है और आपका टैक्स भी डिडक्ट हुआ होता है, वो आपको जो आपकी पे स्लिप होती है उस पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई होती है, वो कंपनी के जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो सारा कुछ करके आपको भेजते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, वो है मंथली आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से टैक्स डिडक्ट करती है, आपका एम्प्लॉयर आपसे डिडक्ट करता है, और वो आपके बिहाफ पे HMRC को सबमिट करता है, ठीक है। वो जी होता है पेरोल, ठीक है, वो जिसको हम बोलते हैं पेई। अब जब साल जी। पूरा हो जाता है ना, कंपनी अपने एंड से अपना काम कर रही है, अपने जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी कर रही है, लेकिन साल कंप्लीट होने पे आपको अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर आप जिस चीज की बात कर रहे हो ना, हमने यहाँ पे जो कहा कि ABC लिमिटेड है, हम है वकास मरोत साहब है, लेट्स से उसकी ABC लिमिटेड से इतनी इनकम थी और इतना टैक्स ऑलरेडी वो पे कर चुका है थ्रू एम्प्लॉयर, कर चुका है। ठीक है। तो फिर मैं टैक्स रिटर्न क्यों बना रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये मेरी अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न है, ठीक है। ये मैंने अभी वो एम्प्लॉयर तो सर मेरे एम्प्लॉय उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इनकम टैक्स पे कर रही है, मेरी और सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं हो सकती। तो साल के आखिर में मुझे अपनी टैक्स रिटर्न तो जमा करानी है ना। इसमें सर ये मैंडेटरी होगी या वॉलेंट्री बेसिस पे होगी?
मतलब वॉलंटरी कहाँ से गया, मैंडेटरी है भाई। सर नहीं, मतलब हमने यहाँ पे अच्छा मैं आप मैंने अब पिछले 2 साल में मैं मैंने नहीं की, मेरे मैं कॉलीग्स आपको ने नहीं। बताता हूँ आप क्या कह रहे हो। आप जो कह रहे हो ना वो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, लेकिन चले। होता है ऐसे है, अगर आपकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ठीक है, जी। तब आपको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। बट आपको पहले एचएमआरसी को इन्फॉर्म करना होता है कि भाईजान मेरी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लिहाजा मेरी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है और मेरा एम्प्लॉयर जो है ना ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो मैं ईयर एंड पे अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराऊंगा। सिंपल। ठीक है। हमने वैसे कभी इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्यों नहीं किया। आपका पास पैटर्न होता है, लेट्स से आप कह रहे आपने 2 साल से नहीं की। आपने पहले साल आपकी जो था ना, आप यूके में आप आए, लेट्स से आप कितने टाइम से यूके में हो। फॉर ओवर 2 years। ओवर 2 ईयर। आप आए, ठीक है ना, आपकी एचएमआरसी के पास एक जॉब शो हो रही है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आप अपने साथ पेरोल पे रजिस्टर किया और आपके एम्प्लॉयर हर महीने पेरोल सबमिट करे और कह रहे जी अली साहब जो है ना हमारा एम्प्लॉई है और इसके बेhalf पे हम टैक्स डिडक्शन कर रहे हैं और आपको जमा करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप अपना एचएमआरसी पे अपना लॉगिन बनाए ना, अव्वल तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलती की है कि नहीं बनाया, मसला कोई नहीं है, लेकिन होना चाहिए। आपको अपना पोर्टल बनाना चाहिए, गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट, ठीक है। अब जब अपना गेटवे अकाउंट बनाएंगे और वो लॉगिन करेंगे ना, और आप उधर टैक्स रिटर्न ऑप्शंस पे जब जाते हैं ना, तो आप जब अपना करंट ईयर सेलेक्ट करते हो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है कि भाई एचएमआरसी आपसे टैक्स रिटर्न डिमांड कर रहा है या नहीं, ठीक है। ठीक है। अब एचएमआरसी ये करता कैसे है, वो आपके पास्ट ट्रेंड को देखता है, ठीक है। अगर आपकी प्रीवियसली एक ही सोर्स ऑफ इनकम हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो एचएमआरसी खुद ही कह देता है कि भाई आपको टैक्स रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एचएमआरसी ने लिखा हुआ है कि आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी है, फिर आपको हर सूरत करानी पड़ेगी, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक हो गया सर, इसको वैसे मैं चेक करूंगा। हाँ। तो मैं थोड़ा सा वो इनिशियली इतना डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, बट आपने चूंकि सवाल रेलेवेंट पूछ लिया, मैं कहा चलो अभी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। या तो एचएमआरसी खुद ही आपको कह देता है कि आपको जरूरत नहीं, या आपको खुद ही बताना पड़ता है कि भाई मेरी अब लेट्स प्रीवियसली मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम थी, लेकिन मेरे इस साल में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो मैं मुझे एचएमआरसी को खुद ही बताना पड़ेगा कि भाई फॉर द टैक्स ईयर आई हैव नो अदर इनकम। उस लेटर होता है एचएमआरसी को आपने भेजना होता है, आपको बता देते कि भाई मेरे और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, एक एम्प्लॉयमेंट इनकम है जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेड है, दैट्स इट। एक सर इसमें क्वेश्चन और है इसी के रेलेवेंट। जी। एक सर, मुझे 2 months ago मुझे एक नोटिस आया है, ठीक है, HMRC की तरफ से, और उसमें मेरा कुछ टैक्स उन्होंने मेंशन किया है कि इतना टैक्स आपका पेंडिंग है। अब ये आपने ठीक अगर अपना पोर्टल बनाया होता और आप उसको देखते तो आपको पता होता भी क्या चल रहा है आपके आपके है जी। टैक्सेस का। उसमें नीचे उन्होंने मेंशन किया है कि वो जो नंबर सर उन्होंने टैक्स नंबर दिया है, कैटेगरी नंबर जिसको आप कह सकते हैं, तो वो सर उन्होंने कहा है कि ये आप फॉरवर्ड करें अपने एम्प्लॉयर को। वो मैंने अपने एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड किया, तो मेरा प्रीवियस जो टैक्स उन्होंने मेंशन किया था वो हम्म। इंस्टॉलमेंट्स में आप कह सकते हैं, लाइक सपोज 1000 था तो वो 150 के करीब एवरी मंथ अब वो डिडक्ट एक्स्ट्रा हो रहा है मेरा पे से। अच्छा अब ये अगर आप मुझे नोटिस दिखाएंगे तब मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकता हूँ। मुझे जो लग रहा है आपकी सैलरी इंक्रीज तो नहीं हुई। बिल्कुल हुई। That's right. आपका जब सैलरी इंक्रीज हुई है तो आपका पेरोल में आपका एक होता है, चले यार अब बातों से बातें निकलती जा रही है, मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारे पास टैक्स कोड, जिसे हम बोलते हैं फाइनल टैक्स कोड। जी अब बिल्कुल। हमारा पर्सनल अलाउंस राइट नाउ कितने 12,570 पाउंड है, ठीक है। तो बेसिक जी फाइनल टैक्स कोड जो आपका होता है वो होता है 1257, 12,570 पर जीरो हटा दिया जाता है, ठीक है। आपका जी। टैक्स कोड जो है ना ये कहीं चेंज हुआ है ड्यू टू योर नो, इनकम या बेनिफिट्स, ठीक है। नो तो इस इट्स सेम। सॉरी ये सेम है सर, टैक्स कोड मेरा सेम है। 1257 एल ही है। जी। तो फिर ऐसे हो सकती मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ सर, कोई मसला नहीं। आपका एम्प्लॉयर ने टैक्स कम डिडक्ट किया हो और आपका एडिशनल टैक्स बनाओ, और अच्छा, ये भी होता है, चलो अब बात आई गई है बता ही देता हूँ। अगर आप टैक्स लाइबिलिटी नहीं जमा कराते, ठीक है, टैक्स रिटर्न लाइबिलिटी
सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही। के थ्रू अपना टैक्स रिकवर कर सकते, तो शायद वो ये चीज भी हो सकती है। सर आपकी आवाज़ चली गई थी, रिपीट कीजिएगा काइंडली। अ, मुझे एक सेकंड दे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर लेट्स से आपके एचएमआरसी के पास कोई टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग है जो कि आपने पे नहीं की है, तो एचएमआरसी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू भी, थ्रू पेई, आपके पेरोल के थ्रू भी अपना टैक्स रिकवर कर सकते हैं। तो मे बी समथिंग लाइक दैट कुछ हो सकता है। मे बी मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा सर, वो वो देख लीजिए। अगर आप शेयर कर दें तो वो शायद मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँ, क्योंकि इस तरह वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जी बेहतर सर, बेहतर चलिए, सर। तो ओके जी, सर, थैंक यू। अब्दुल भाई पूछिए। अच्छा सर, ये जो मिसाल के तौर पर आप बता रहे थे कि रेफरेंस आईडी के थ्रू हम टैक्स पे करेगा क्लाइंट, तो वो उसकी जो अमाउंट होगी बैंक अकाउंट से मतलब कि डिडक्ट होगी कि उसके डेबिट कार्ड के थ्रू पे होगी? अब अख्तर भाई, ये तो आपने ऐसी बात कर दी है ना, क्या मैं आगे वाली जेब से पैसे दूं, ये साइड वाली जेब से पैसे दूं? अब जहां से आप पेमेंट करोगे तो वहीं से डिडक्ट होगी ना। नहीं वो सर उसमें असल में जैसे है ना कि डेबिट मिसाल के डेबिट कार्ड भी डेबिट कार्ड भी आपके बैंक अकाउंट के साथ ही अटैच होता है ना। नहीं उसमें असल में कई दफा कई में ये होता है ना कि अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं ना तो उसकी एक ट्रांजैक्शन फीस लगती है, जैसे कि 2.5% होती है। तो वो तो अब अगर हम डेबिट कार्ड से करेंगे तो वो HMRC को फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 करना है, तो वो हाँ, $27 या जितने भी बनेंगे तो वो तो फिर हमसे एक्स्ट्रा डिडक्ट करेगा। तो इसका फिर आप, एचएमआरसी तो जिम्मेवार नहीं है ना, तो आपका और आपका बैंक जिम्मेदार है इस चीज का। एचएमआरसी को अपने 1000 पाउंड से लेना देना वो उसको मिल गया, बाकी जो होता है उसका तो कोई सरोकार नहीं उससे। अच्छा अब और सर ये ट्रांजैक्शन चार्जेस तो पड़ते हैं, हर तरह से पड़ते हैं। अब उसके हाँ कोई तो कुछ नहीं कर सकते हो ना। उसमें बैंक अकाउंट के अगर थ्रू वो मतलब के अकाउंट नंबर के थ्रू जाते हैं तो फिर तो मेरे इतने नहीं पड़ते, वो तो जीरो ही होते हैं। और दूसरा सर ये जो आपने दिखाया था कि पैकेज ये $10 का मिलता है रिटर्न का, प्रीमियम पैकेज है ये जो ये तो सॉफ्टवेयर। आईरस सॉफ्टवेयर का, तो इसमें हमें पर रिटर्न दी जाती है कि 10 पाउंड पड़ते हैं कि मतलब कि इसके अनलिमिटेड जितनी मर्जी फाइल कर ले? ये पर मंथ आई थिंक चार्जेस होते हैं, वो आप इसकी प्राइसिंग जाके देख लें। मेरे ख्याल में आप 10 क्लाइंट बीच में ऐड कर सकते हैं, और 10 पाउंड पर मंथ होता है कि पता नहीं क्या इसकी प्राइसिंग होती है। वो आप इसकी प्राइसिंग जाके डिटेल में देख लें कि भाई क्या होता है। सॉफ्टवेयर आपके लिए जरूरत नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। आप जी इतने कैपेबल हो जाए, 20-25 क्लाइंट आपके पास रेगुलर हो जाए, तब आप करें। ठीक है। अब हमारे पास तो सैकड़ों क्लाइंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, यानी कि अगर छोटे क्लाइंट हो गए तो वो उसी के पोर्टल में HMRC में लॉगिन करके उधर से पे हो जाएगा? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उसके पोर्टल से ही करें। ठीक हो, ठीक हो, थैंक यू सर। ओके गाइस, चले गाइस, दैट्स इट फॉर द क्लास। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मंडे को मुलाकात होती है। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा टॉपिक्स, किसी किस्म की कंफ्यूजन हो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और जाने से पहले आसिफ भाई का सवाल आ गया जी, आसिफ भाई। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा सर, इसमें मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अगर वो नॉन रेजिडेंट है और एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए सर आपने एक फॉर्म बताना था, अगर उसके बारे में बता अरे दे यार, तो। और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि भाई आपने ऐसा कोई सवाल पूछा था। मुझे ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दे तो मैं वो देख दूंगा। मुझे अभी आपने जब कैमरे कैसे ऐसे भी कुछ था, तो सारा दिन हम अपने कामों में मसरूफ होते, बिल्कुल याद नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अगर आप रिमाइंडर तो दिन का टाइम कल एक दे दें तो मैं कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर दें, अच्छा, मैं चलिए कर ठीक हो गया। असल में सर मेरे पास भी सुबह के टाइम तो वक्त नहीं होता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बिजी होता हूँ सारा दिन। तो अब सर, काम आपके तो थोड़ा सा तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मैं इंशाल्लाह कल आपको रिमाइंड करवा दूंगा। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जो है ना, फिर एक क्लाइंट था तो उसने जो है ना मुझसे कहा कि ये जो है ना, मैंने NFTs को जो है ना वर्थलेस शो करवाना है। अब वो क्या उसने एनएफटीज को क्या मीन के कहा? NFTs को कहते हैं, मैंने जो टोकन्स होते हैं वो कहते हैं मैंने उनको शो करवाना है कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये जो है ना जीरो वैल्यू है। तो हाँ
मैंने मतलब उसका ये था कि मैंने डिस्पोज ऑफ भी नहीं किए और वो थे भी उसी के पास। तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले भी ये जो है ना शो करवा सकते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये फिर नहीं, बाद में फिर मैंने चैट जीपीटी के अब थ्रू पूछा तो उसने कहा कि आप करवा सकते हैं। इस तरह का कोई सिनेरियो है सर? कंपनी है या वो एज अ इंडिविजुअल है, क्या है वो बता। वो इंडिविजुअल था, वो इंडिविजुअल था। बोलना देखो, एनएफटीज वगैरह पे, क्रिप्टो पे तब वो टैक्सेशन आएगी ना जब आप उनको बेचोगे और आपकी गेन होगा। ऐसे ही है। ठीक है, तो जब जब तक वो रियलाइज गेन नहीं हुआ तो कहाँ से उस पर टैक्स आएगा। नहीं नहीं सर, वो कह रहा था कि मैं इसको अभी वैल्यू इसकी शो करवाना चाह रहा हूँ कि अब जिस वैल्यू पे उसने ली है, एक्चुअली वो कह रहा है कि अभी वो मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसको जो है ना इसकी वर्थ जो है ना वो जीरो वैल्यू पे शो करवाना चाह रहा हूँ। अभी उसने डिस्पोज ऑफ भी नहीं की। देखो सर, वैल्यू अब तो आप शो नहीं करा सकते, और शो करा के आप क्या दिखाना चाहते हो एचएमआरसी को। एचएमआरसी को मकसद है उसके टैक्सेस से, कि भाई जो ऐसे एनएफटी, ही। जो भी क्रिप्टो या जो भी टोकन है जो आपने बेचे हैं, वो आपने खरीदे कितने के थे, बेचे कितने के हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, उस पर टैक्स दे। समझे। सही है, तो मीन के वो उससे पहले नहीं गेन या लॉस शो करवा सकता जब तक कि वो उसको डिस्पोज ऑफ ना कर दे। ऐसे ही है ना सर? ऐसे ही obvious। अच्छा अच्छा, ये फिर चैट जीपीटी फिर झूठ बोल रहा था कि ये जो है ना वर्थलेस शो करवा सकते हैं आप। शो कराने का मकसद ही कोई नहीं है ना। टैक्स रिटर्न में आप तब शो करोगे जब आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई हो ना, कोई सेल परचेज, सेल हुई हो, कोई गेन लॉस हुआ हो ना, तब वो एप्लीकेबल होगा ना। जब गेन लॉस ही कुछ नहीं हुआ, डिस्पोजल ही नहीं हो, तो कहाँ क्या करोगे उसका। सही सही सही। ठीक हो गया, हाँ, मैंने सर उससे बात की, लेकिन मना मैंने कहा चलें ठीक है फिर जैसे आपकी मर्जी। ओके जी, अली आतिफ ओ, सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं आपकी कल की ओरिएंटेशन में भी नहीं था, आज मैंने बात किया कि मैं भी कोर्स लेना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आज का लेक्चर लें तो फिर आप देख लें, तो इसलिए मैं आपके साथ आज ज्वाइन हो किया है। तो मैंने आपसे सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था कि हम एचएमआरसी के पोर्टल पे भी हर चीज मतलब यहाँ पे आप हमें सिखाएंगे? यस, इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैं ये सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे थोड़ा इसका इतना आइडिया थोड़ा सा तो है, ज्यादा नहीं है। तो मेरे पास जो क्लाइंट है मुझे अपने दोस्त से करवाने पड़ते हैं उनकी सारी टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह, तो मैं चाहता मैं खुद करूँ। ठीक है, इंशाल्लाह तो इसीलिए करेंगे। जी जी जी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं इस आपसे पूछूं कि आप हमें एचएमआरसी के इस पे सारा एचएमआरसी के पोर्टल पे भी हर चीज बताएंगे, मतलब किस तरह आपने करना है, क्योंकि मैंने एक दफा की हुई है, मुझे थोड़ा इसका आइडिया है। तो इसीलिए मैंने आपको आज की क्लास में आया, तो मैं कहा मैं आपसे पूछ चाहता हूँ सारा कि हम सारा कुछ इसमें करेंगे कवर। आप जरा पिछले 2 लेक्चर्स देख ले, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे ना। तो जी जो जी, हमारे डेमो क्लास और लेक्चर 1, आज लेक्चर ठीक है 2 था ना, तो डेमो और ठीक लेक्चर है 1 ये दोनों आप देख ले, तो आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मैं इसको देख लेता हूँ आज बैठ के। सर। ओके ओके, थैंक यू टेक केयर गाइस। सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चले, थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।